अभी हमने कौन सा लगाया, फेसबुक का। ये देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। उसी पेज पे चले गए। ये तो हुआ फेसबुक का लिंक लेने का तरीका, ठीक है। अब अगर हम ये देखते हैं कि ये किस चीज़ का, ट्विटर का है, इसी तरह ट्विटर का भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पर ट्विटर का लिंक क्या है हमारा, अब मैं सारे लिंक्स आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर कौन सा मेरा खुलता है ये नहीं पता मुझे, मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ। इसी तरह इंस्टाग्राम है, www.instagram, ये भी खोल दिया साथ मैंने। हाँ, ये खुल गया मेरा। अब ये वाला जो मेरा है, ये इधर मेरी प्रोफाइल की तरह आ रही है जी। ये प्रोफाइल कहाँ लिखा हुआ है यार, इस पे चले। हाँ, इस पे। अब ये मेरा आ गया ट्विटर का लिंक, ठीक है। प्रोफाइल में से जाके लिंक ले लिया, इसको भी कॉपी किया। सेम उसी तरह अगर मैं वहां पर कोडिंग में आऊँ तो वहां पर ट्विटर को भी फाइंड कर लेता हूँ, कंट्रोल F, ट्विटर आगे। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मिटाकर, समझ आ गया ना, ट्विटर आ जाएगा। इसी तरह अब अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम की, ये इंस्टाग्राम आ रहा है, लेकिन ये इंस्टाग्राम भी खुला हुआ है। तो यहाँ पर आपने अपने आइकॉन पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ instagram.com ही लिखा हुआ है ना अभी तक। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपका इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा। प्रोफाइल में इसकी भी जाओ, आ गया। इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें और फिर कोड में जाएं और कंट्रोल F करके फाइंड करें इंस्टा, ये आ गया इंस्टाग्राम का लिंक भी। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है सारे मैं बता देता हूँ, सोशल मीडिया, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। यूट्यूब का भी आ रहा है, लिंक्डइन का भी आ रहा है, ठीक है ना जी। लिंक्डइन भी लिख लेते हैं। लिंक्डइन तो आपने बनाया भी नहीं होगा, अभी ये बनाओ ना प्रोग्राम सारे खुद से। अब हमारे पास 10 से 15 दिन रह गए कोर्स ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, सोशल मीडिया को शुरू कर दें करना। मतलब जो सीखने वाली चीज़ें वो तो मैंने ही सिखानी है, लेकिन ये बात है ना कि आपका अकाउंट तो बना हो ना, आपका पेज भी बना हो। इसी तरह आपका यूट्यूब चैनल तो ऑलरेडी मौजूद है, आपका लिंक्डइन अकाउंट भी बना हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। लीजिए, मैंने लिंक्डइन भी खोल लिया यहाँ पे। मुझे नहीं पता ये लिंक्डइन ये वाला खुलता है, पासवर्ड तो नहीं मांगता। हाँ, बनाओ अकाउंट। थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, फिर अकाउंट भी बना रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से ना, अभी आपकी मैं आज क्लास ले रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से हमने मोस्टली प्रैक्टिकल्स करने हैं। और नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस की तादाद 2 हो जाएगी। और अगले वीक में आपकी जो क्लास होगी वो मंडे को नहीं होगी, बल्कि ट्यूसडे को होगी पहली क्लास। और जो दूसरी क्लास मैं लूँगा वो थर्सडे को लूँगा। पैरेलल मैं यहीं पर मौजूद होऊंगा। आप बेशक आ जाया करें काम करने के लिए, काम करते नहीं यहीं पे लैब में बैठ के। अब आप लोगों ने कुछ कभी पूछना हो तो मैं भी इधर होऊंगा, मुझसे पूछ भी सकते हैं आप। यानी कि अब आपने नेक्स्ट वीक से टोटल प्रैक्टिकल मोड में आ जाना है 100%। क्लास होगी फ्राइडे को हो सकती है, ट्यूसडे की बजाय। क्यों? मैंने एक्चुअली कोर्स ज्वाइन किया है, उसकी जो है ना मंडे को वो है वेडनेसडे, और टाइमिंग यही है। अच्छा चलो, इसको मैनेज करता हूँ मैं, ठीक है, करता हूँ। प्लेन जी आ गई है अभी। अब सेम ये मेरा खुल गया, क्या है जी, लिंक्डइन खुल गया। यहाँ मैंने दस्तगीर इंजीनियरिंग पे क्लिक किया। आपने अपना लिंक्डइन बनाया होगा तो आप ही का नाम आ रहा होगा ना, आपने उस पर क्लिक करना है तो एड्रेस बार में देखें प्रोफाइल आ गई आपकी, यहाँ पे आ गई ना। ये सारा कॉपी करना है, कंट्रोल C, और कोड में आना है वापस। अब यहाँ से आगे कर लो कंट्रोल F, लिंक्डइन आ गया। लिंक्डइन में यहाँ पर आकर जो href लिखा हुआ है इसको मिटाकर यहाँ पर वो वाला अपना लगा दें। ये हम सोशल मीडिया बना रहे हैं कि जो ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं तो कैसे सोशल मीडिया को रिप्लेस करना है। इंस्टाग्राम भी हो गया, लिंक्डइन भी हो गया, पीछे क्या बच गया, यूट्यूब।
यूट्यूब बच गया ना, ओके। आ जाओ जरा इधर से वापस, इसी में आ जाते हैं। ये अच्छा, मैंने ये खोला हुआ था इसमें यूट्यूब चैनल, जैसे मेरा ये वाला खुला हुआ, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप आ जाओ, ये पब्लिश हो चुकी है कि नहीं हुई अभी तक? हो चुकी है क्या? यहाँ पर आए और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कस्टमाइजेशन, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था पहले भी, चीज़ों को देखा हुआ है इन सबको। आगे चैनल यूआरएल, और ये लिखा हुआ है कस्टम यूआरएल। कस्टम यूआरएल उस वक्त अवेलेबल होगा जब आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। जब तक ना क्वालिफाई करें तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, चैनल यूआरएल को। कस्टम में तो होता है ना, फिर आपका नाम उस पर आ जाता है, और नाम के साथ फिर आप लिखते हो youtube.com/c, C स्टैंड फॉर चैनल, / आपके चैनल का नाम, यानी आपका अपना चैनल जिस भी नाम से होगा youtube.com/c/ आपने जो भी इसका नाम रखा होगा, ठीक है ना। ये उस वक्त होगा जब आप क्वालिफाई कर जाओगे चैनल नेम के लिए, कि आप अपने चैनल का नाम भी ऐसा नहीं है कि चैनल बनाए तो फ़ौरन रख सकते हैं, उसके ऊपर कुछ होती है लिमिट कि भाई वीडियोस वगैरह हो, कुछ काम हो तो फिर होएगा। अच्छा 1 मिनट, इसको कर लें पहले, मुकम्मल फिर करते हैं। ये कॉपी का बटन आ गया, इसको यहाँ से कॉपी कर लें फिलहाल। वैसे तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, दोनों में से जिसको मर्जी कर लूँ। और सेम इसी तरीके से मैं इधर आऊँगा, इधर से आकर मैं Ctrl+F करूँगा, यहाँ से आकर मैं यूट्यूब करूँगा, एंटर करूँगा। आगे इसका भी आगे href आ रहा है, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर देखो कैसे आ रहा है, यहाँ पर भी उसी तरह ही आया हुआ है, चैनल के साथ ही आया हुआ है ना यहाँ पर भी, ठीक है। क्लियर हो गया। मैं चाहूँ तो इसको सी भी कर सकता था, इसलिए कि जो दस्तगीर इंजीनियरिंग है इनका चैनल बना हुआ है, ठीक है, नाम से भी। तो /c/चैनल नेम। जी आप क्या कहते हैं, सवाल पूछें। किसकी वीडियो? नहीं, कुछ और होता है, कुछ और होता है, नाम आप सही नहीं ले रहे। हाँ अच्छा, मैं समझ गया। नहीं देखिए, एक चीज़ होती है हमारे पास कार्ड्स, एक होता है एंड स्क्रीन, दो चीज़ें हो गई। कार्ड्स क्या होता है, आई बना हुआ आ रहा होता है ऊपर, वो कार्ड्स होते हैं। और एंड स्क्रीन क्या होती है, जब आपकी वीडियो एंड होती है तो उसके ऊपर आप ही की वीडियोस आ जाती हैं जो उनसे आपने से कही होती हैं। ये तो होगी एंड स्क्रीन। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या चीज़ होती है कि बटन आ रहा होता है, आपने खुद से कोई इमेज रखा होता है कि जैसे माउस उस पर रखें तो मैसेज आ जाता है सब्सक्राइब चैनल, उसकी बात कर रहे हैं। इन चीज़ों में से आप इसकी बात कर रहे हैं, वो वाला भी कस्टमाइज में जाकर सेट करते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, यहाँ से देखो, आकर यहीं पे देख लेते हैं। ये ब्रांडिंग लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ये क्या पिक्चर आ रही है, ये क्या आ रहा है, बैनर इमेज आ रहा है जो उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, वीडियो मार्क, ये आ रही है तस्वीर मेरी। तो मैं इसमें कोई भी मेरी वीडियो देखता होगा तो इस पर माउस लाता होगा तो मैसेज आ जाएगा सब्सक्राइब चैनल। तो ये वाली तस्वीर आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो, ठीक है। ये पूछ रहे हैं। अच्छा फिर और क्या रह गया, जैसे कि हम वो क्रिएट वीडियो लिखा था ना, क्रिएट पे हम कोई भी पब्लिश करते हैं वीडियो। ये लो जी, मैंने क्रिएट का बटन दबाया, अपलोड की, फिर उसके बाद जब हम सारी सेटिंग्स वगैरह कर देंगे, फिनिश कर देंगे, पब्लिक करेंगे, प्राइवेट करेंगे कि अनलिस्ट करेंगे। पब्लिश हो गई वीडियो। अच्छा पब्लिश होने के बाद पब्लिश से पहले जो हमने अपलोड करनी है ना, यूट्यूब पे डालने से पहले एक पोर्शन, जैसे हमारी वीडियो 2 मिनट की है, वीडियो एंड होने लगी है, पर सजेशंस है कि ये वाली वीडियो आप देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे। नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं, ऐसे तो होता नहीं अपलोड करते हुए। ये मैं आपके सामने वीडियो अपलोड करता हूँ, एक देखो, ठीक है। ये लिखा है ना इंट्रोडक्शन टू ऑडियंस, ले जी मैंने इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ये लो, ये अपलोड होना शुरू हो गई, ये अब आ रहा है। वो देखो लिखा हुआ वीडियो एलिमेंट्स सेकंड पे, ऊपर सेटिंग के साथ डिटेल्स, नीचे टाइटल लिखा हुआ है। वो ये हाँ तो ये अगले, तो ये वीडियो, हाँ तो ये वीडियो एलिमेंट्स यही चीज़ें हैं ना सर। ये देखो एंड स्क्रीन, ऐड कार्ड, ये वो जो मैंने अभी आपको बताया। हमारी ये ऑप्शन मेरे में नहीं आ रही।
आपके में शेडेड होता है, मतलब मैं उससे क्लिक नहीं कर सकता। तो अभी वीडियोस कम होंगी ना, वीडियोस कम होंगी, इस वजह से मैं भी ना आ रही हो। कितनी वीडियोस हैं? फर्स्ट वीडियो पे आ गई थी एलिमेंट की, सेकंड थर्ड फोर्थ पे नहीं आ रही। चलो फिर अगले किसी दिन लैपटॉप पे मुझे दिखाना, फिर हम देखेंगे, फिर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आज लैपटॉप है तो अभी ऑन कर लेना, नहीं है ठीक है। इनके पास लैपटॉप्स हैं, इनके किसी चैनल पे करके देख लेना। चलें जी आगे चले, चलो चलो जी आगे चलते हैं, हम ना लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जी आ जाए वापस, ये लेक्चर एक हमने कवर करना है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हुए हैं ऑन साइट एसईओ के हवाले से। ठीक है जी, अब हम इस लेक्चर में ज़रा कवर करने जा रहे हैं कि ऑन साइट एसईओ है क्या, और आपने अगले लेसन में फिर इसको अप्लाई करना शुरू कर देना अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, जितनी वेबसाइट बन जाएगी ना उतनी पर ही अप्लाई करना शुरू कर देना। ठीक है, अच्छा, क्रिएट यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कहता है, अगर आप ऑन साइट एसईओ करना चाह रहे हैं तो आपकी वेबसाइट का जो नाम है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा हुआ है www.dckitchen.org, मतलब एक ये नाम है। ठीक है, अब एक नाम है www.commercialkitchenequipment.com। अब डीसी किचन तो कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन कमर्शियल किचन तो एक कीवर्ड है ना। तो वो कहता है कोशिश करनी है आपने कि जब आप कोई यूआरएल बाय कर रहे हो, ये अवेलेबिलिटी पर भी होगा, तो कोशिश आपने ये करनी है कि वो वाला जो कीवर्ड है, सॉरी वो जो यूआरएल है वो कोई कीवर्ड हो। अगर वो कीवर्ड होगा तो आपको और आसानी हो जाएगी सर्च में आने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी, मैं यही कहता हूँ फिर तो मैं एज ए एसईओ एक्सपर्ट लोगों को कहता हूँ कि भाई तुमने डोमेन लेनी है ना, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट की ले लो। लेकिन कमर्शियल किचन इक्विपमेंट तो किसी ना किसी ने ले ही ली होगी। अब आपने डोमेन्स को देखना है, अब आप लोगों ने डोमेन्स को देखना है। डोमेन्स को हमने डिस्कस किया हुआ पहले कि नहीं किया हुआ? ओके, अगर हमने डोमेन्स लेनी है, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप कहते हो यार मैंने पिज़्ज़ा ओवन बेचनी है, मैंने बेकरी का सामान बेचना है। ठीक है, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी जो कैटेगरी है ना वो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट आ रही है। सो वो आप मुझसे पूछते हैं सर मैं अपना नाम क्या रखूँ वेबसाइट का। ठीक है, तो मैं उससे ये कहूँगा कि भाई आपका जो मेन कीवर्ड है ना वो है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। तो आप इस तरह करो कि कमर्शियल किचन इक्विपमेंट के नाम की डोमेन परचेज कर लो। अब ये डोमेन परचेज करने से क्या मुराद है, हमने अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है इंटरनेट के ऊपर। हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक क्या ज़रूरत है कि जिस जगह मेरा डाटा पड़ा हो उसका कोई एड्रेस हो, उसका कोई नाम हो, और दूसरी ज़रूरत क्या है कि जो मेरा डाटा है वो इंटरनेट पे स्टोर कैसे होगा। आपके लैपटॉप पे तो स्टोर है, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है वो आपके लैपटॉप से तो नहीं खुलनी ना, रात को तो आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा, वो तो किसी वेब सर्वर से खुलनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक डोमेन की ज़रूरत है और एक होस्टिंग की ज़रूरत है। एक को हम बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग से क्या मुराद है, होस्टिंग से मुराद है कि मेरा डाटा स्टोर होना है ऑनलाइन। ऑनलाइन डाटा स्टोर करने की जो सर्विसेज देते हैं उन कंपनीज को हम बोलते हैं होस्टिंग कंपनीज। यानी वो करते क्या है, बेसिकली उन्होंने अपने मेन सर्वर लगाए होते हैं, उन पर बड़ी बड़ी डिस्क लगी होती है। ठीक है, और उसके ऊपर आप उनसे स्पेस बाय करते हो। आप ये जो स्पेस बाय करते हो इट इज़ कॉल्ड होस्टिंग, इट इज़ नॉट कॉल्ड डोमेन। ये डोमेन नहीं है, आपने स्पेस बाय कर ली। मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया किसी कंपनी को कि भाई मेरी वेबसाइट है, जो मैंने वेबसाइट बनाई हुई है ना वो मैंने 200 MB में बनाई है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि भाई मुझे जो स्पेस चाहिए ना वो 1 GB चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे 1 GB की स्पेस वेब होस्टिंग चाहिए आपसे, मुझे 2 GB की वेब होस्टिंग चाहिए, मुझे 10 GB की वेब होस्टिंग चाहिए, मुझे 40 GB की वेब होस्टिंग चाहिए। तो क्या हो गया, जैसे लैपटॉप की प्राइस बढ़ती जा रही है उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। ये वाली जो पेमेंट है ये हम एनुअल करते हैं साल के बाद। यानी अगर मैंने आज किसी वेब होस्टिंग कंपनी से पैकेज खरीदा 10 GB का और उसने वो मुझे पैकेज दिया 5000 रुपये का, तो वो जो 5000 रुपये हैं वो 1 साल के लिए। 1 साल के बाद जैसे ही अगला दिन आएगा वो मेरी वेबसाइट को डाउन कर देंगे। डाउन करने का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट का एक्सेस ऑनलाइन नहीं देगा, स्टोरेज अपनी रोक देंगे वहीं पे, कहेंगे जनाब दोबारा से पैसे दो मुझे 1 साल के लिए। और जब ये पैसे हम दे रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम 1 साल के लिए देंगे, तो हमें पता लगे कि एनुअल पेमेंट है। तो हम चाहें तो 2 साल की पेमेंट कर दें, चाहें तो 3 साल की पेमेंट कर दें, चाहे तो 5 साल की। ये तो होगी होस्टिंग।
मिनिमम 1 ईयर, 6 महीने की नहीं कर सकते। ठीक है, साल चल जाओगे, 2 साल के लिए करेंगे तो 2 साल की पेमेंट करेंगे। जैसे कि आप एक वेबसाइट है उसे हम ऑनलाइन करना चाहते हैं, हमने कर लिया पहले, जैसे आपने कहा 2 GB की स्पेस ली हमने, 1 साल बाद उतनी ही तो नहीं जाएगी हमारे पास वेबसाइट, हमारा डाटा इंक्रीज कर देगा। जब आपका डाटा इंक्रीज करेगा फिर आप उसको पे करोगे। जरूरी तो नहीं है डाटा इंक्रीज करे, ये कोई इतनी शर्त तो नहीं है। मतलब मैंने कहा कि मेरी वेबसाइट 200 MB की थी तो मैंने स्पेस कितनी ले ली, 1 GB। मैं कहा मैंने 1 GB ले ली ना, तो आपने पैकेज इस तरह का बाय कर लिया। लेकिन अगर एमरजेंसी में कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई साल के बाद क्या हुआ कि आपने वेबसाइट तो छोटी है आपकी, लेकिन आपने जो अपने स्टाफ के ईमेल्स बनाए हुए हैं उसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे लोड बढ़ गया है, तो आप उसे कहते हो यार मेरी स्पेस बढ़ा दो, तो जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो आपको चार्ज कर लेंगे। ठीक है, पैकेज अपग्रेड हो जाएगा आपका, तो पैकेज अपग्रेड तो हो सकता है ना बाद में। अच्छा, ये तो होगी डोमेन की होस्टिंग। अब उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास, डोमेन। हमने डोमेन भी परचेज करनी है। ठीक है, डोमेन परचेज करने के लिए आप कहाँ जाओगे, आप GoDaddy पर चले जाओ। जितने भी सर्वर कंपनीज हैं, सर्वर की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वेब सर्वर की जो सर्विसेज देती हैं, जो होस्टिंग कंपनीज हैं, वो सारी की सारी कंपनीज आपको डोमेन की फैसिलिटी भी देती हैं। तो आपने सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है, आप कोई कंपनी खोलते हो तो कंपनी का नाम रखना है। ठीक है ना, अगर आपने वैसे नाम रखना है तो आप देखते हो कि भाई ये वाला नाम पहले से रजिस्टर तो नहीं है, ऐसी है ना, तो अगर रजिस्टर है तो वो नाम तो आप यूज़ नहीं कर सकते, इलीगल हो जाएगा। इसी तरह जब आपने ऑनलाइन कोई नाम परचेज करना होगा तो आपने ये देखना है कि ये नाम अवेलेबल है। अगर नाम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की और मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ नजीब एंड सन्स, तो अब ये तो नहीं कि मैंने सोचा तो नाम मिल जाएगा मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या नजीब एंड सन्स की डोमेन अवेलेबल है। तो मैं GoDaddy पर चला जाऊंगा या किसी भी सर्वर सी पर चला जाऊंगा, वेबसोल पर चला जाऊंगा। ये सारी मैं नाम जो ले रहा हूँ ये वो कंपनीज हैं जो होस्टिंग और डोमेन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मैं who.is पर चला जाऊंगा। ठीक है, मतलब ये सारी वेबसाइट्स जो हैं यहाँ से जाकर मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि भाई ये नाम अवेलेबल है कि ये नाम अवेलेबल नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ जी, आपने टेनिस लेनी ले लें, आप टेनिस ठीक हो गया। अब हमने कहा हम GoDaddy पे आ गए, मैंने क्या कहा था वेबसोल पर चले जाओ, वहां से भी पता लग जाएगा। who.is पर चले जाओ, अभी मैं डोमेन परचेज नहीं कर रहा, GoDaddy से तो मैंने डोमेन परचेज करनी है। अभी मैं पहले मरले में हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे नाम चेक करना है कि क्या ये नाम अवेलेबल है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं जो कंपनी खोलने जा रहा हूँ उसका नाम है नजीब एंड सन्स, तो मुझे डोमेन चाहिए najeebandsons.com। अब हमने डोमेन किस एक्सटेंशन के साथ लेनी है, ये .com, .org, .edu, .bk, these called extensions। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SEO के लिए एक्सटेंशन होती है वो .com होती है। अब अगर आप लोकल बिजनेस कर रहे हो, मैं कहता हूँ भाई मेरा तो बिजनेस है ही पाकिस्तान में, तो मैं .pk भी ले सकता हूँ। अब मैं ये कहूँ मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो रिकमेंड करते हैं कि भाई आप .edu, .bk ले लो। मेरी बात समझ में आ गई ना। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे पास .org की ऑप्शन भी होती है। ये वो है जो डोमेन की पॉपुलैरिटी लेवल है। डोमेन आपको सबसे जो पॉपुलर है वो है .com, और SEO गूगल भी उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमेन मानता है कि ये वाली डोमेन सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या भाई ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। और वेब होस्टिंग कंपनीज मैंने आपको नाम बता दिए, सर्वर सी, वेबसोल, GoDaddy, इजी होस्ट और कितने सारे हैं, कितनी सारी है। या आप अक्सर स्टार भी देखते हैं, आ रहे होते हैं ना, कोई वेबसाइट चला रहे हो कुछ यूज़ कर रहे हो तो स्टार आ जाता है कि भाई इधर से होस्टिंग बाय कर लो आप लोग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नजीब एंड सन्स, नजीब एंड सन्स .com, और मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या ये डोमेन मुझे अवेलेबल है, मैं इसे परचेज कर सकता हूँ।
ढूंढना शुरू हो गया, यानी कि वो पूरी दुनिया के सर्वर्स में से जाकर चेक कर रहा है कि क्या ये नाम पहले रजिस्टर हुआ है। जी जरा चेक कीजिए, नो नहीं है ना अवेलेबिलिटी। नहीं है। मैंने क्या लिखा है, najibandson.com। वो क्या कहता है भाई .co ले लो, .net ले लो, .live ले लो, .star ले लो, .biz ले लो, कितनी सारी दे रहा है। हाँ ये कॉम वाली भी आ गई है जी। क्या लिखा है जी, नजीब, स्पेल तो नहीं चेंज किए, चेंज किए हैं उसने, ठीक है। मैंने कहा था नजीब एंड सन्स, उसने मुझे क्या दिया, नजीब एंड सन। तो कहता है नजीब एंड सन्स के साथ तो नहीं है ये, लेकिन नजीब एंड सन के साथ ये अवेलेबल है। बात समझ में आ गई है। मैं कहता हूँ सर नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, फिर मैं ORG के साथ भी अवेलेबल है, देखें आगे से प्राइस भी बता रहा है। कहता है ये डोमेन आपको कितने की मिलेगी, 1680 रुपए की फॉर फर्स्ट ईयर। कहता है वैसे ये डोमेन जो है ये कितने की है, 2700 रुपए की है। तो आप पहली परचेज कर रहे हैं तो मैं आपको ये दे रहा हूँ 1700 रुपए की तकरीबन, ठीक है। अगले साल जब आप इसको रिन्यू करने के लिए मेरे पास आएंगे तो मैं इसको चार्ज कितना करूँगा, 2600 रुपया। इसी तरह अगर मैं 3 साल के लिए इसे परचेज कर लूँगा तो पहले साल की वो यही कीमत रखेगा, अगले साल वो मुझे ज़्यादा बिल देगा। अगले साल का बिल मुझे 2 सालों का वो पूरा देगा, यानी पहले साल उसने ये डिस्काउंट दिया मुझको, ठीक है। अभी हमने सिर्फ डोमेन की बात की है, अभी हमने होस्टिंग की बात नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ से हम बाय कर लेंगे, बात समझ में आ गई है डोमेन की सारी स्टोरी। इसी तरह हम होस्टिंग भी बाय कर लेते हैं। अब मैंने आपको नाम भी बता दिए, और अगर आपने पीके लेनी हो तो हमारे पास ये वाली डोमेन्स हैं, इजी होस्ट, ऑलमोस्ट प्राइसेस थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे, एक ही तरह की प्राइसेस चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन इजी होस्ट आ गया, कह रहे हैं ना वेब होस्टिंग। अब आप यहाँ देखो जाकर जरा इनकी वेब होस्टिंग के पैकेज देख लो। मैं वेब होस्टिंग पे गया, इजी होस्ट की, ये देखें पैकेज आ गए। अब यहाँ पर बता रहा है कैसे पैकेज होगा आपका। क्या कहता है, कहता है भाई साल की इसकी जो फीस है वो कितनी है जी, 3200 रुपया, ठीक है। एक साल के आपने इस पे 3200 देने हैं। उसके बाद क्या कहता है, आपको स्पेस कितनी मिल रही है इसमें, 1500 MB, यानी कि 1.5 GB सिर्फ। अच्छा उसके बाद आगे उसने क्या लिखा हुआ आ रहा है, SSD हार्ड डिस्क। सबके आगे SSD लिखा हुआ है, ये बहुत अहम बात होती है, क्योंकि अब जो जितने भी अच्छी सर्वर्स की कंपनीज हैं वो आपको SSD पे स्टोरेज देती है, क्योंकि SSD पे आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होती है, जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क है उनके ऊपर अच्छी नहीं होती। तो आप जब भी होस्टिंग बाय करें तो आप पहले मुझे कंफर्म भी कर लेंगे कि हमें SSD पे अपनी स्टोरेज चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, 25 GB बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ क्या चीज़ होती है, बैंडविड्थ होती है वॉल्यूम। जैसे हम लोग टैप लगा होता है घर में, खोलते हैं यूँ करके, हल्का सा थोड़ा सा पानी आ जाता है ना, थोड़ा सा तेज़ करते हैं तो पानी की स्पीड तेज़ हो जाती है, उसको मैक्सिमम खोलते हैं तो शावर करके पानी आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमने मैक्सिमम टैप को खोल दिया। इसी तरह वो ये कह रहा है कि नेट के ऊपर जो आपको स्पीड चाहिए, जैसे मैं कहूँ यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहा हूँ, या और कौन सा है वीडियो देखने के लिए, स्ट्रीमिंग वेबसाइट कौन सी है, ये तो पता है ना, स्ट्रीमिंग वेबसाइट बोलते हैं यूट्यूब को। और कौन सी वेबसाइट है, जब ये ब्लॉक हुई थी तो क्या यूज होता था, ये एक का तो नाम बता दो यार। या वीडियो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए भाई, हाँ वीडियो स्ट्रीमिंग बोलते हैं ना इसको। आप अगर YouTube पर देख रहे हो तो बफरिंग कम होती है, किसी और प्लेटफॉर्म पर चले जाएं थके हुए प्लेटफॉर्म पर तो क्या होता है, वीडियो रुक रुक के चल रही होती है। ये बैंडविड्थ है उनकी। YouTube के पास अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, जो दूसरे सर्वर्स होंगे उन्होंने लिमिटेड बैंडविड्थ ली होगी। समझ आ गई बैंडविड्थ क्या होती है जी। डेली मोशन वीडियो चलती है ना उस पर, कभी खोल के देखा कि नहीं देखा। ये लो आ गए, इतने सारे आ गए, ठीक है। चलो जी आगे आ जाते हैं, अगली बात करते हैं। सो आगे क्या लिखा हुआ है जी, free.com।
अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं हमारे से ये पैकेज लोगे तो आपको डोमेन परचेज करने की ज़रूरत नहीं पहले साल, ठीक है, यानी कि हम आपको डोमेन फ्री दे देंगे। अभी हमने बात की 1800 रुपये की डोमेन मिल रही थी, वो ये कह रहे हैं ये पैकेज खरीद लो, इसके साथ डोमेन फ्री होगी। ये अभी मैं एक कंपनी के पैकेज पर आया हूँ, इजी होस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे 2 से 3 साल के लिए 50% हाँ जी, वो ये कह रहा है, जो भी उनकी ऑफर है कहता है जी अप टू 15% ऑफ ऑन 2 and 3 years, बिल्कुल ठीक है, ले सकते हैं आप इसके, लेकिन इसमें डोमेन की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी, रिसोर्सेज, CPU 1, RAM 1 GB, इनपुट आउटपुट 2 MB पर सेकेंड, यानी कि डाटा आपका जो ट्रांसफर हो रहा होगा, और आई नोड्स 100K। इतनी सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा लिखी हुई आ गई हैं, इनमें से कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, कुछ नहीं आई। यानी कि CPU आपका कौन सा होगा, प्रोसेसर कितना मिलना है आपको, एक प्रोसेसर मिलेगा, ठीक है। अब आगे कहते हैं रैम आपको 1 GB की रैम मिलेगी। ये बड़ी हिडन चीज़ें होती हैं जो कंपनी ने छुपा के रखी होती हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो आपको बता देती हैं। अभी मैं आपको एक और कंपनी पे लेकर जाऊँ, IT लिंक्स पे जाकर देखिएगा, वो आपको बताएंगे नहीं रैम कितनी दे रहे हैं। वो आपको इशू उस वक्त आएगा जब आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी ना, फिर आपको इशू आएगा, ठीक है। IT लिंक्स की रेपुटेशन सबसे बुरी है। IT लिंक्स भी एक कंपनी है, ठीक है, वो भी हमें वेब होस्टिंग की सर्विसेज देती है और चीप है। हाँ जी, IT लिंक्स काफ़ी सस्ती कंपनी है वो, ठीक है। वो स्पेस बहुत ज़्यादा देती है, वो कुछ भी कहती है अनलिमिटेड स्पेस, लेकिन जब आप उसमें जाते हैं ना तो स्पेस अनलिमिटेड ही होती है, लेकिन उन्होंने किसी और कैटेगरी में आपकी स्पेस रोकी होती है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद और क्या लिखा हुआ आ रहा है इसमें, IO, तो ये तो समझ में आ रहा है, इनपुट आउटपुट ट्रांजैक्शंस के लिए। ये जो ना आई नोट्स क्या होती है, 100,000, इसका मतलब आई नोट है क्या बेसिकली, आई नोट्स होती हैं आपकी जो फाइल स्टोर होने लगी हुई है ना सर्वर के ऊपर, उनको हम बोलते हैं आई नोट्स। ये देखिएगा जरा, ये मैंने लिख दिया। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, iNodes इज द लिनक्स लाइक डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि iNode है क्या बेसिकली, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने विंडोज़ वगैरह सीखी हो, कभी इंस्टॉल करनी सीखी हो, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम फैट बोलते हैं या फैट 32 बोलते हैं। इसी तरह iNode जो है ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। ये किसका, लिनक्स का। बेसिकली आपके जो जितने भी सर्वर्स होते हैं ये सारे के सारे विंडोज़ पे नहीं होते हैं, विंडोज़ वाले सर्वर तो बहुत थके हुए होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो सर्वर्स बने होते हैं ना, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे बने होते हैं, और इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग है ना वो लिनक्स है इस वक्त जो चल रहा है, मोस्टली जो है ना वो लिनक्स पर होंगे। तो कहता है लिनक्स जो फाइलों को स्टोर कर रहा है ना अपने पास, उसका जो डाटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड iNode, उसको वो iNode बोलता है, ठीक है। टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, फोल्डर्स, ईमेल, कोड एंड एवरीथिंग एल्स ऑन योर सर्वर। कहता है कोई भी चीज़ जो उसने अपने सर्वर पे रखी हुई है, चाहे वो फाइल है चाहे वो फोल्डर है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसने iNode की सूरत में रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितने iNodes आपको दे रहा है, 100,000, यानी कि 100,000 आइटम्स एंटिटीज़ हैं जो वो अपने पास स्टोर कर सकता है। तो जो भी चीज़ें उसके पास स्टोर हो रही होंगी वो इन फॉर्म ऑफ फाइल्स हो रही होंगी, ठीक है। बेसिकली वो उन चीज़ों को रिकग्नाइज कर रहा है। तो कहता है इतने मैं आपको iNodes दे रहा हूँ। ये भी होता है जो कंपनियाँ थकी हुई होती है ना, वो आपको iNodes बड़े कम देते हैं। चलो ये मैं आपको समझा दिया iNodes क्या होता है। चलो जी आगे आ जाओ, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ। ये क्या कह रहे हैं आगे से, होस्ट 1 डोमेन, एक डोमेन आप होस्ट कर सकते हो, 25 ईमेल अकाउंट्स, यानी कि आप 25 ईमेल अकाउंट्स भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्पेस देख लेनी है आपने कितनी है, 1500 MB। अब अगर मिसाल के तौर पर वो कह रहा है 25 ईमेल अकाउंट बनाओ और हर किसी को मैं कहूँ भाई 1-1 GB स्पेस दे दो, इज इट पॉसिबल? नो। फिर मुझे 100 MB के साथ ही बनाने पड़ेंगे ना, तभी बनेंगे ना इतने ज़्यादा। सो फिर वो कहेगा कि हाँ भाई अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप स्पेस बढ़ाओ, फिर भी नहीं बनने, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पर ये तो कह दिया कि 25 ईमेल अकाउंट्स बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे नहीं क्योंकि स्पेस कम है। तो मैं क्या करूँगा, 4-5 ईमेल अकाउंट्स बना लूँगा। तो फिर मुझे क्या इशू आएगा, फिर वो इशू आएगा स्पेस का। मैं फिर मैं उनसे कहूँगा भाई स्पेस बढ़ा दो, फिर वो आपको अलग एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, 1 डेटाबेस में आपका सारा डाटा सेव हो रहा होता है, ठीक है ना। एक डाटाबेस फाइल होती है हर वेबसाइट की, ठीक है, जो हमें एक ही डाटाबेस की ज़रूरत है एक सर्वर के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, cPanel, PHP और MySQL।
PHP एप्लीकेशन है, MySQL एप्लीकेशन है, और cPanel वो प्लेटफॉर्म है जिसमें वेबसाइट को जाकर हम अपलोड वगैरह करते हैं। यानी मेरी जो वेबसाइट है उसका cPanel होगा। मैं ऑफलाइन जैसे आप लोग अपनी वेबसाइट तैयार कर रहे हो, उसके बाद मैंने उसे अपलोड करना होगा, तो मैं कहूँगा भाई cPanel पे चलते हैं, वहाँ जाकर वेबसाइट को अपलोड करेंगे। सो cPanel हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो कहते हैं आपको एक cPanel भी मिलेगा इसका, ताकि आप फाइल्स को मैनेज कर सकें, अपलोड कर सकें, जो भी काम करने हैं आप कर सकें। जैसे मैंने कहा था डोमेन्स में, सब डोमेन में अपलोड करते हैं डाटा, कहा था ना, cPanel में जाकर हम सब डोमेन बनाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए जी, ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा, वापस आ जाए। ये क्लियर होगी जी बात? पहली बात जो मैंने बतानी थी। यूज टाइटल टैग्स कर लिया हुआ है हमने, कंटेनिंग कीवर्ड्स, ये बात हम पहले भी कर चुके हुए हैं। टाइटल टैग मैंने बनाना भी सिखा दिया था आप लोगों को, कैसे बनाना है। टाइटल टैग में आपने कोशिश करनी है कि अपना प्राइमरी कीवर्ड रखना है, ठीक है। और बेसिकली आपके पास ऑलरेडी जगह इतनी ज़्यादा तो है नहीं है टाइटल टैग लिखने के लिए। आमतौर पर प्राइमरी टैग से ही हमारी स्पेस फिल हो जाती है। अगर आपको लग रहा हो कि प्राइमरी टैग से ठीक नहीं हो रहा काम, मतलब स्पेस आपके पास बच रही है, प्राइमरी टैग यूज़ कर लिया हम लोगों ने, तो हम अपना सेकेंडरी कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पहले प्राइमरी कीवर्ड, फिर सेकेंडरी कीवर्ड। मतलब इसका अगर हम देखें एल्गोरिथम क्या है, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और कंपनी नेम। लेकिन आमतौर पर हम कंपनी नेम नहीं लिखते, इसलिए कि जिस बंदे ने URL पर आना है उसे तो कंपनी का वैसे ही पता होता है। ऐसे ही हम लोग ज़ाया करते हैं अपने टाइटल की स्ट्रेंथ को, ठीक है। सो आमतौर पर हम लोग प्राइमरी कीवर्ड ही यूज़ कर लेते हैं, और अगर जगह बच जाए तो सेकेंडरी को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, आ जाइए, हम पहले कर चुके हैं। ये इसकी एग्जांपल भी आ गई कि कैसे यूज़ करना है, याद है ना। देखिए यहाँ पर टाइटल, ये वाला टाइटल है, थर्ड लाइन में टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। बड़ा कर देता हूँ, आ जाए नीचे। और जब आप टाइटल देते हो तो इस तरीके से आपको टाइटल भी नज़र आता है, देख रहे हो नीचे नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, आ जाए आगे। सर्च रिजल्ट में ऐसे नज़र आएगा आपको टाइटल, ऊपर वेबसाइट है, नीचे वाला टाइटल है पॉडकास्ट एंड वेबिनार्स व्हाट इज चूज, और आगे क्या लिखा हुआ है, डेलेंटो ब्लॉग, यानी कि ब्लॉग, उसने अपना नाम लिखा हुआ है बेसिकली वेबसाइट का। ये वही यही चीज़ बताई ना मैंने आपको। अब उसने जो सेकंड लिखा हुआ है व्हाट टू चूज, ये तो कोई कीवर्ड नहीं हो सकता, ये तो उसने एक वैसे ही आपको दिया हुआ है, हाँ, सवाल किया हुआ है कि आपको क्या सिलेक्ट कर लेना चाहिए, आ जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे क्या चीज़ थी हमारे पास ही, मेटा डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा उसके बाद अगली चीज़ क्या चाहिए हमारे पास, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये भी हम लोगों ने बनानी सीखी है, और ये हमें कैसे नज़र आती है ये देख लें। जब भी हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, ऊपर टाइटल आता है, नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन आती है। ये जितना कुछ हम सीख रहे हैं, जितना कुछ हम देख रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बॉडी में से निकल रही है। ये सब चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं, हेड में से निकल रही हैं। और यही SEO के मेन फैक्टर्स हैं कि आपने बहुत अच्छा टाइटल डिफाइन करना है, आपने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है अकॉर्डिंग टू SEO स्टैंडर्ड्स, तो फिर क्राउलर आपकी वेबसाइट पर आएगा। फिर हम बाद में जाएंगे, यानी कि क्राउलर ने आपकी बॉडी पर भी आना है, लेकिन पहले उसने इस हिस्से को चेक करना है। जब भी आपकी वेबसाइट में वो आएगा, सबसे पहले हेड में आएगा, सबसे आखिर में फुटर पे जाएगा। तो जी और आ जाए नीचे, ये बहुत अहम बात है जी, पे अटेंशन टू हेडलाइन। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि कंटेंट इज द किंग। अगर हम SEO की बात करें तो हम कहते हैं जी कंटेंट जो है वो किंग है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत अहम है, और यूनिक टेक्स्ट उससे भी ज़्यादा अहम है। यानी आपका जो टेक्स्ट है वो ही आपको क्रॉल करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि टेक्स्ट इज द किंग। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आपने टेक्स्ट लिखना है कम से कम, यानी कि आपको थका हुआ टेक्स्ट भी अगर अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो तो आपको कम से कम 400 से 500 वर्ड डालने हैं, लिखने हैं उसमें, ठीक है। और रिकमेंडेड क्या है 1000 प्लस। अगर 2000 प्लस होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब कैसे अच्छा हो जाएगा, अब हम ये बात कर रहे थे कि भाई हमने कीवर्ड्स लिखने हैं अपने कंटेंट में, तो कंटेंट कम। अब मैं कहता हूँ कि भाई कीवर्ड कितने होने चाहिए, मैं कीवर्ड्स की तादाद नहीं बता रहा कि 5 के 10 के 8 के 20, मैं कह रहा हूँ कीवर्ड 3% ऑफ कंटेंट। यानी कि 200 का 3% कुछ और होगा, 500 का 3% कुछ और होगा, 4000 का कीवर्ड 3% बहुत बढ़ जाएगा। यानी जितना ज़्यादा कंटेंट लिखोगे, कीवर्ड एडजस्ट करने की ऑप्शंस उतनी ज़्यादा आपके पास
बढ़ती जाएंगी। तो जब आप कीवर्ड्स को एडजस्ट कर रहे होगे तो टाइम गुजरने के साथ आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर अ ईयर, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छा रैंक होना शुरू हो जाएगी। जब वैसे एक कीवर्ड पे हो रही होगी अगर कम कंटेंट होगा, अगर ज़्यादा कंटेंट होगा तो एक से ज़्यादा कीवर्ड पे होगी, या आप 20 कीवर्ड्स पे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर कंटेंट भी उतना अच्छा होना चाहिए। कॉपी नहीं होनी चाहिए कंटेंट में, कॉपी होगी तो फिर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, पे अटेंशन टू हेडिंग्स। अब वो कह रहा है कि आपने जो अपना डाटा लिखना है वो हेडिंग्स की सूरत में लिखना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किताबें पढ़ते हैं तो उस पर भी हेडिंग्स लिखी होती हैं। पहले एक हेडिंग लिखी होती है, उसके नीचे पैराग्राफ होता है, फिर एक हेडिंग आती है, फिर पैराग्राफ आता है, ऐसी है ना। अब वो ये कह रहा है कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है, कह रहा है इसको आपने ऐसे मैनेज करना है। समझ आए? यानी कि आपकी हेडिंग लिखने की एक हायरार्की होनी चाहिए। यानी हम क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ से बात करनी शुरू कर रहा हूँ, जैसे मैंने आज का लेक्चर शुरू किया तो बेसिक से शुरू किया ना, फिर आगे जाता जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, डेप्थ में जा रहा हूँ उसके। तो वो ये कहता है आपकी हेडिंग की हायरार्की क्या है कि सबसे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने इस हायरार्की को सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, A to G, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, Z to A। यानी कि और वैसे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3, पहले नंबर 1 आ जाएगा, फिर नंबर 2 आ जाएगा। हमारे पास टोटल कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं, 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, अब यूं कह लो कि बिग टू स्मॉल या 1 to 6। यानी आपकी हायरार्की क्या होनी चाहिए, बिग टू स्मॉल हेडिंग स्टाइल्स या सो वो ये कह रहा है इस तरीके से आपने बनानी है, ऐसे भी नहीं करना। कई लोगों ने वेबसाइट में क्या किया होता है, हेडिंग 1 को ही रिपीट कर दिया होता है बार बार। सो ये भी एसईओ का सही फैक्टर नहीं है। वो ये कहता है भाई पहले हेडिंग 1 लगा दी, चलो 2-3 जगह लगा लो, लेकिन ये नहीं है कि पहले भी हेडिंग लगाई फिर हेडिंग 1 फिर हेडिंग 1। हर जगह आप कहते हो बड़ा देखना है तो हेडिंग 1 लगा देते हैं। अब ये काम आपका नहीं है, ये काम किसका है, वेब डेवलपर का है। आपने उसको एडवाइस करना है कि भाई आप जो कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, इसकी ये हायरार्की है कि ऊपर से हेडिंग 1 होनी चाहिए, फिर नीचे वाला जो पैराग्राफ लाओगे ना उसको 2 पे कर देना, फिर उसके नीचे जो लाओगे इसको 3 पे। यानी इस तरीके से आपने सब हेडिंग्स बनानी है उसकी, और हेडिंग्स की सूरत में डाटा लिखना है। ये बहुत बहुत अहम फैक्टर है ऑन साइट एसईओ का, इसलिए हमने H1 का टैग पढ़ा था, ठीक है ना। यानी आपने हेडिंग किसमें लिखनी है, हेडिंग के टैग्स में, यानी H1 से लेकर H6 तक आपने हेडिंग लिखनी है। उसके बाद जो आपका कंटेंट है वो किसमें लिखना है, आपने कंटेंट P के टैग के साथ है ना, पैराग्राफ के साथ आपने अपना कंटेंट लिखना है, ठीक है। चलो जी आगे आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे खत्म हो गया। उसके बाद अगला फैक्टर क्या है हमारे पास, इमेजेस। अब वो ये कह रहा है आपका जो इमेजेस है, इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इमेज का नाम, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ स्टार्स अकेडमी लाहौर की एक वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने एक इमेज लगा दिया, एडमिशन ओपन, NMD कैट क्लासेस स्टार्टेड ऑन 30th जून, ठीक है। अब इस इमेज के ऊपर क्या कह रहे हैं वो, NMD कैट, तो मैं इसके ऊपर टारगेट क्या करूँगा, अपना कीवर्ड NMD कैट, ठीक है। मैं लिखूंगा जी ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन। अब ये मेरा कीवर्ड हो गया। अब मैंने इस कीवर्ड को कहाँ एडजस्ट करना है। पहली बात ये है कि मैंने इमेज डिजाइन किया हुआ है, इसका नाम भी मैंने यही रख लेना है, ऑनलाइन डैश, अच्छा यहाँ स्पेस यूज करना, मतलब मैंने लिखना है ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, तो मैंने लिखना है ऑनलाइन डैश NMD कैट डैश प्रिपरेशन डॉट PNG, यानी आपने PNG बनाई है या JPG बनाई है, जो भी बनाई है। फिर हमने ये देखना है कि फाइल का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, फाइल मैक्सिमम कंप्रेस होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने चेक करना हो तो ऑनलाइन कंप्रेशन चेक करके भी मिल जाते हैं, इमेजेस को चेक कर सकते हो। आपकी इमेज बन गई हुई है, मतलब मैं अगर कोई छोटी बनानी है तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि भाई 100 किलोबाइट की हो जाए, 200 किलोबाइट, MBs में नहीं जानी चाहिए। एक ऑप्टिमाइजेशन ये होगी। दूसरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है, आल्ट टैग इस्तेमाल करना है। आल्ट टैग में क्या लिखा होगा, 120 कैरेक्टर्स तक आपने अपना कीवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये किस चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, इमेजेस की हो रही है। इसके साथ आप टाइटल भी यूज करो, टाइटल भी बताया था आपको क्या होता है, इमेज के ऊपर माउस रखो तो लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पर भी आपने अपना कीवर्ड यूज करना है। ये जो आपको मैंने मुख्तसर सा बता दिया, ये सब कुछ क्या है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, समझ में आ गई ना। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीजें हैं हमारे पास, लिंक्स। कौन से पॉइंट में, नहीं लिंक्स, हाइपरलिंक्स पढ़ाए थे ना, हाइपरलिंक्स। एक वेबसाइट पर हाइपरलिंक्स हैं,
अब एक वेबसाइट है जिसपे हाइपरलिंक्स ही हाइपरलिंक्स है, हाइपरलिंक्स की भी एक क्वांटिटी है एज पर कंटेंट। वो आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा हाइपरलिंक्स नहीं होने चाहिए। मतलब आपने एक हेडिंग लिखी है, एक पैराग्राफ लिखा है, एक तस्वीर लगा दी है, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरी आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हेडिंग जो है उसको भी लिंक दे दिया, पैराग्राफ को भी लिंक दे दिया, तो ये गलत है, ठीक है। मैंने इतने सारे लिंक्स नहीं बनाने। और उसके बाद मैंने जो लिंक्स में एंकर टेक्स्ट यूज करता हूँ, लिंक्स का एंकर टेक्स्ट क्या होता है, किसी जगह पर लिखा होता है क्लिक हियर, किसी जगह पर लिखा होगा ऑनलाइन एडमिशन, किसी जगह पर लिखा होगा एडमिशन ओपन, किसी जगह पे लिखा होगा बाय नाउ, ये सारे आ रहे हैं ना। आपने एंकर टेक्स्ट रिपीट नहीं करने, ठीक है, ये भी एसईओ का फैक्टर है। यानी आपने एंकर टेक्स्ट, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ मेरे होम पेज के ऊपर कोई 50 लिंक्स लगे हुए हैं या 10 लिंक्स लगे हुए हैं या 15 लिंक्स लगे हुए हैं, तो उन सब का एंकर टेक्स्ट यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई, और सिंपल भी नहीं होना चाहिए एज इट इज के हर जगह पर लिखा हो क्लिक हियर क्लिक हियर क्लिक हियर। एक तो रिपीट हो गया, एक तो यूजर को समझ नहीं आ रही, क्राउलर को भी कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या चीज़ है क्लिक हियर, ठीक है ना। सो ऐसा होना चाहिए जो कि पर्पसफुल हमारे पास लिंक हो। समझ आ गई बात की, यानी लिंक्स हो गए। अब ये हमने ऑन साइट एसईओ के सारे फैक्टर्स को ऑलमोस्ट कवर कर लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट। गलत है, लिंक्स बहुत अहम है, इंटरनल लिंक्स लगाने हैं हमें। ये तो एक्सटर्नल लिंक्स की बात कर रहे नहीं, दोनों की बात है। इंटरनल लिंक्स से मतलब क्या है, इंटरनल लिंक से मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट है, उसके 4 पेजेस हैं, एक होम का पेज है, एक अबाउट अस का पेज है, एक गैलरी का पेज है, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, फॉर एग्जांपल इतनी है, या एक कोर्सेज का पेज है। तो हम ये कह रहे हैं एक बंदा होम पर है तो हमें चाहिए ना उसे होम से अपने दूसरे पेज पे भी लेकर जाएं। एक बंदा कोर्सेज के पेज पर है तो हमें चाहिए ना उसे कोर्सेज के पेज से होम पर भी लेकर आए। एक बंदा अबाउट अस के पेज पर, ये इंटरनल लिंकिंग है, ये इंटरनल लिंकिंग है। सर ये जैसे कि सामने लगा पेपर अगर देते हैं लिंक्स की स्टेप में है, जैसे इसका पेज या पेज का बना हुआ है, यानी किसी भी जगह पे वीडियो हुआ है ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, लिंक्स की शक्ल में बिल्कुल ऐसे। सो ये हमारे पास लिंक्स हो गए, यानी हम लोगों ने लिंक्स बनाने और इंटरनल लिंकिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास इंटरनल लिंकिंग नहीं है तो इसका मतलब है आपका एसईओ स्कोर ठीक नहीं है। लेकिन इंटरनल लिंकिंग का जो स्टैंडर्ड है वो भी फॉलो करना है कि भाई रिपीट नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होने चाहिए। और फिर जब एंकर हम लगाते हैं तो एचआरएफ लगाते हैं, ठीक है ना, उसको न्यू विंडो में खोलो और उसके बाद उसका भी टाइटल होता है ना, उसका भी टाइटल होता है ना लिंक का, माउस रखें तो उस पर भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, वहाँ पर भी आप कीवर्ड यूज़ करो, ठीक है। सो और इस तरह हम लोगों ने ये इंटरनल लिंक्स हो गए और हमने एक्सटर्नल लिंक्स भी लगाने हैं, दूसरी वेबसाइट के साथ भी अपनी वेबसाइट को लिंक करना है। और सेम इसी तरह जब हम लिंक बिल्डिंग की बात करेंगे तो हम लोगों से भी कहेंगे कि भाई आप हमारी वेबसाइट को लिंक करो, और फिर हम ऐसी वेबसाइट ढूंढेंगे जहाँ पर जाकर हम अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकें। ज़्यादा अच्छी बात है ना, मिसाल के तौर पर जैसे पीक सॉल्यूशंस वाले आजकल डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं जी, पंजाब कॉलेज जाते हैं, अपनी फ्लैक्स लगा कर आ जाते हैं, ठीक है, इधर कोई और स्कूल है उधर जाते हैं, उसके मेन ऑफिस में अपनी फ्लैक्स लगा कर आ जाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एडमिशन होगा, ठीक। अब क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें उधर से लिंक्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है किसी टीचर ने डिजिटल मार्केटिंग करनी हो सकता है किसी स्टूडेंट ने डिजिटल मार्केटिंग करनी हो। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरी अच्छी वेबसाइट्स पर अपने लिंक्स भी लगवाते हैं, ये ऑफसाइट एसईओ कहलाती है, ठीक है। ये होती है लिंक बिल्डिंग या ये होती है ऑफसाइट एसईओ, ठीक है। यानी ये साइट के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका साइट से कोई ताल्लुक नहीं, इसके लिए आपको साइट का एक्सेस भी नहीं चाहिए, इसके लिए आपने सिर्फ लिंक लगाने हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास वेबसाइट का यूआरएल होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और मोबाइल नंबर वगैरह इस तरह की चीज़ें, ईमेल वगैरह ये चीज़ें होंगी। क्योंकि जब हमने लिंक्स लगाने होंगे तो उसकी वेबसाइट पर सिर्फ हमारा यूआरएल आ रहा होगा, उस यूआरएल से एक तो हमें ट्रैफिक मिलेगी एक चीज़, और दूसरी चीज़ क्या है, अथेंटिसिटी भी हमें मिलेगी कि जनाब वो एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है। मतलब पीक सॉल्यूशंस वाले को अगर कोई पीक सॉल्यूशन को ना जानता हो, या हम कहते हैं कि आम था एक कॉलेज और नया खुल जाए, ठीक है, वो बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है, उसको स्टूडेंट नहीं मिल रहे, लेकिन जैसे ही उसने जाकर पीजीसी में जाकर अपना बोर्ड लगाया तो उसे पीजीसी से स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीजीसी वाले उसको वेट दे रहे हैं ना उस इदारे को, ऐसे उनको लग रहा है कि ये फेक नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी है तो उन्होंने लगाने दी ना फ्लेक्स उनको अपनी। सो इससे क्या होगा, हम जब दूसरी वेबसाइट पे अपना लिंक लगाएंगे तो हमारी रिलायबिलिटी में बढ़ेगी।
हमारा स्कोर भी बढ़ेगा, एसईओ स्कोर भी बढ़ेगा। वो हमें अलाउ भी करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पेड होती हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो बनी लिंक्स लगाने के लिए होती हैं, ठीक है ना। वो उधर हम लिंक ढूंढ के हमने लगाना, वो बड़ी मेहनत वाला काम है, ठीक है। हमने ढूंढनी है ऐसी वेबसाइट, ये भी जी, वो ऐसी वेबसाइट्स हमने ढूंढनी, वो मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा, फिर आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। वो हमने वेबसाइट ढूंढनी है कि भाई जिनकी अथॉरिटी भी अच्छी हो, पॉपुलर वेबसाइट्स भी हो, और हमारा लिंक भी वहाँ पर लग जाए, ताकि वक्त के साथ फिर हमें वहाँ से कुछ वेट भी मिलना शुरू हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं ना कि वेबसाइट टाइम लेती है। वो जो लिंक होते हैं वो टाइम लेते हैं 6 महीने। आपकी ऑन साइट एसईओ जो है ना, आपको 1 से 2 महीने में भी रिजल्ट दे देंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट। ये देखो, ये वेबसाइट नजर आ रही है आपको? अरे ये किसकी है? स्टूडेंट की है, नेवटेक के स्टूडेंट की है। मैंने लिखा ना कमर्शियल बेकिंग। इवन अभी वो सब डोमेन में अपलोड हुई है। आपकी वेबसाइट को उतना अच्छा स्कोर नहीं मिलता अगर आप सब डोमेन में लगाओ। अभी हमने इसको सब डोमेन में लगाया हुआ है, तो कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट जो है ये बड़ा अच्छा कीवर्ड है, इसके ऊपर ये नंबर 1 पे आ रही है। ये स्टूडेंट ने काम किया होगा, मैंने नहीं किया होगा। चलो वो ये करते हैं, दिखाते हैं गलतियां नहीं होती। ये काम आपको भी इसी तरह ही करना है, यानी इस ये इट इज कॉल्ड एसईओ। ये ऑन साइट एसईओ हुई है, इसके ऊपर ऑन साइट एसईओ हुई है। और ये ऑन साइट एसईओ 2 महीने हुए ना हमारे कोर्स को, और 2 महीने का मतलब क्या हुआ? उन्होंने पहले महीने में तो एसईओ शुरू भी नहीं की, उन्होंने पढ़नी भी एसईओ शुरू की दूसरे महीने में। तो आज लोग समझ लो 1.5 महीने से 2 महीने, तीसरा महीना उनका चल रहा है कोर्स। तो 1.5 महीने से 2 महीने में उसने ये वेबसाइट लगाई है, तो इस कीवर्ड पे ये ऊपर भी नजर आना शुरू हो गई, ठीक है। और अभी उसने कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, मेजर एक ही कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, तो उस पर आनी शुरू हो गई है। अब अगर इसका कंटेंट ज़्यादा होगा तो एक से ज़्यादा कीवर्ड पे भी ये नजर आएगी। क्लियर हो गया जी? चलो आगे आ जाओ। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था पहले फर्स्ट पॉइंट नहीं है। ये कह रहे हो यूआरएल्स, यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स, यानी आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट आपके यूआरएल्स होने चाहिए। यानी मैं जो बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दूंगा, ठीक है, और मैं वेबसाइट का नाम रख लूँ अगर नजीब एंड सन्स, तो देखने वाले को तो नहीं पता लगेगा। मतलब अगर मैं कोई बंदा नजीब एंड सन्स लिखेगा तो मेरी वेबसाइट आएगी। लेकिन एक बंदा जो है वो ढूंढने लगा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ढूंढ रहा है, तो वो कीवर्ड लिख रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और अगर मुझे किसी वजह से ये साइट मिल गई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मुझे ये साइट मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कीवर्ड पे आ गया ना, मेरी ज़्यादा चांसेस हो गए। समझ आई बात की? अब ये वाली साइट जो देखो, जब स्टूडेंट की किया हमने, अब हमने क्या किया, इसको सब डोमेन पे लगा दिया। फायदा तो डीसी किचन को ही हुआ, उसी को ही हुआ ना। मतलब मेन में हमने लिखा डीसी किचन, वो तो कैरेक्टर नहीं है, उधर तो कीवर्ड नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, उसी की सब डोमेन बनाई और उसका नाम रख लिया कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट.dckichen.org, यानी ये सब डोमेन है। सब डोमेन कैसे बनती है? सब डोमेन क्रिएट करते हैं, और वो बनती कैसे है, कॉल कैसे होती है, एड्रेस कैसे होती है, कि जो उसकी सब डोमेन का नाम होता है वो पहले आ जाता है और डॉट आगे मेन डोमेन का नाम। मतलब मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ नजीब एंड सन्स डीसी किचन में स्टोर्स बना लें सब डोमेन, तो मेरी सब डोमेन कैसे एड्रेस होगी, नजीब एंड सन्स.dckichen.org, यानी सब डोमेन कैसे आएगी, डोमेन से शुरू में। मैं एक और डोमेन बनाता हूँ, सब डोमेन बनाता हूँ XYZ के नाम से, तो वो कैसे आएगी, xyz.dckichen.org। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर ये भी एक साइंस है ट्रैफिक लाने की, कि भाई आपकी मेन वेबसाइट जो है उसके ऊपर तो मेन कीवर्ड कुछ टारगेट हुए हैं, सारे कीवर्ड तो टारगेट भी नहीं हुए, तो आप क्या करो, आपके पास एक वेब होस्टिंग ऐसी है जिसमें आपके पास अनलिमिटेड सब डोमेन्स के ऑप्शन है, तो आप क्या करो, आपके जो मेजर कीवर्ड्स हैं ना उनकी भी अलग-अलग ब्लॉग्स टाइप की वेबसाइट्स बना लो और उनको भी ऑप्टिमाइज करो। उधर से आपकी वो वाली वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो रही है, उधर से आपकी सब डोमेन भी ऑप्टिमाइज होनी शुरू हो रही है, ट्रैफिक मिल रही है आपको। मतलब ये ट्रैफिक उसी की जा रही है ना। मतलब जब हम कमर्शियल किचन बेकिंग इक्विपमेंट.dckichen लिखते हैं तो बेसिकली ट्रैफिक तो उसी की है, नंबर भी उसी की आ रहा है सब कुछ।
सिर्फ हमने क्या किया, कंटेंट चेंज कर दिया, फ्रेश कंटेंट है तो ऊपर नजर आना शुरू हो गया। समझ आ गई बात तो यार, इसी में तो लेक्चर दिया इतनी देर से। फ्रेंडली यूआरएल का मतलब इसका बनाने का मकसद ये है कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ जी कि मैं किचन इक्विपमेंट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे ऐसे नाम मिले जो फ्रेंडली नाम हो, कॉल करने आसान हो। ये तो कीवर्ड्स ही हो गए ना, कीवर्ड्स हो जाएंगे या कीवर्ड से मिलते जुलते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो लाजमी बात है, जैसे अभी हमने पहले जो उनकी वेबसाइट थी वो थी दस्तगीर इंजीनियरिंग के नाम से, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जब मैं एक और वेबसाइट दस्तगीर इंजीनियरिंग लेना चाहता हूँ, वो तो नहीं मिलेगी, फिर इन्हें नाम चेंज करना पड़ा, फिर इन्होंने डीसी किचन पर आ गए, फिर इनकी एक और आई जिसमें स्टील पे ये काम कर रहे थे, स्टील की प्रोडक्ट्स पे काम करते थे, तो उधर भी इन्हें दस्तगीर नहीं मिला, ठीक है। उधर इन्होंने फिर लिख दिया DCP, दस्तगीर इंजीनियरिंग कंपनी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, यानी इस तरीके से करके, मतलब ये इतना फ्रेंडली तो नहीं है, ये नाम फ्रेंडली तो नहीं है ना। फ्रेंडली क्या है, जब कीवर्ड है, यानी लोगों को उन्हें एक्सेस करने में आसानी भी हो और लोगों को आपकी URL से भी पता लग रहा हो कि आपकी वेबसाइट पर कंटेंट क्या है, ठीक है। ये है यूजर फ्रेंडली नाम। चलो जी, बल्कि एक चीज और देख लो साथ ही जी, टेक्निकल एसईओ को भी साथ ही कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज टेक्निकल एसईओ? व्हेन वी डाइव इनटू अ वर्ल्ड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यू विल डिस्कवर देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ एसईओ। क्या जी? ऑन पेज एसईओ, सब पता है आपको, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, देन कम्स टेक्निकल एसईओ। तीसरी कौन सी है जी? टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या चीज है? टेक्निकल एसईओ refers to optimize the technical elements of your website and server the impact your performance। मैं भी आपको समझाता हूँ उर्दू में, ठीक है। These are the 2 primary elements that impact। Traditionally technical SEO refer to optimize your website for crawlability and indexability। यानी टेक्निकल एसईओ क्या है कि हम ऐसा काम करते हैं कि हमारी वेबसाइट्स क्रॉल भी हों और क्रॉल होने के बाद इंडेक्स भी हों, ठीक है। अब ये कैसे होंगी? क्रॉलबिलिटी इज द एबिलिटी, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि क्रॉल क्या होता है, क्रॉल करना क्या होता है, ठीक है ना। क्रॉलबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सर्च इंजन टू एक्सेस द पेजेस on your sites, while on the other hand indexability refer to search engine's ability to analyze your pages and add them its index। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने कहा भाई क्रॉल करने का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना, आपको देख रहा है बस, ठीक है ना, सिर्फ देखता है कैमरा आपको और नोट कर ही जा रहा है। उसके बाद जब उस कैमरे ने उसको देखा, उसके पीछे एक बंदा भी बैठा हुआ है, वो कह रहा है ये 4 लोग बैठे हुए हैं ना, इनमें से जो सबसे अच्छे वाला बंदा है ना वो A है, ठीक है, और जो उसके दूसरे नंबर पर है वो B है। अब वो क्या कर रहा है, एक लिस्ट बना रहा है। फिर अगले दिन कैमरे से देखा, फिर अगले दिन उसने कहा नहीं जो अच्छे वाला बंदा है ना वो C है और जो दूसरे नंबर पर है वो A है। फिर अगले दिन उसने देखा, फिर उसने कहा जी जो अच्छे वाला है ना वो A है और जो दूसरे नंबर पर है वो B है। अब एक इंडेक्सिंग मेंटेन हो रही है, ये जो इंडेक्सिंग मेंटेन हो रही है यही एसईओ है। यानी जो चीज जो अपना इंडेक्स ऊपर ले आएगा, जो वेबसाइट अपना इंडेक्स ऊपर ले आएगी वो पहले नजर आएगी, जो वेबसाइट अपना इंडेक्स मेंटेन करेगी वो दूसरे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन इंडेक्स कब होगी? जब वेबसाइट में क्रॉलबिलिटी की फैसिलिटी होगी। वेबसाइट क्रॉल कब होगी? जब वो डुप्लीकेट नहीं होगी, जब वो किसी और वेबसाइट से मिलकर नहीं बनी होगी, जब उसने एसईओ के स्टैंडर्ड्स पूरे किए होंगे, जब उसका कंटेंट यूनिक होगा। बात समझ में आ गई नहीं? अब फर्क पता लगे क्रॉलबिलिटी को और इंडेक्सेबिलिटी को क्या कह रहे हैं। यानी क्रॉलबिलिटी सलाहियत है क्रॉल करने की। अब मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा कहता है यार एक तो होता है ना वेबसाइट्स बना लो थीम से ले लेकर, अब वो तो सब कॉपी है ना, उसमें तो कुछ भी नया नहीं है। आपकी वेबसाइट पर तस्वीर नहीं होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पर पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पर हेडिंग्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है ना आपकी वेबसाइट नहीं है। अगर आप किसी जगह से वेबसाइट उठाएं कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो यूनिक तो नहीं है, वो तो उस पर एरर भी नहीं शो करेगा, ठीक है। उसको कहेगा वेबसाइट भी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन क्रॉलर उसको क्रॉल नहीं करेगा। जब वो क्रॉल ही नहीं होगी, यानी एक चीज़ कैमरे की रेंज में नहीं आ रही, मतलब प्रिंसिपल साहब देख रहे हैं भाई कौन अच्छा पढ़ रहा है कौन बुरा पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट जाकर ना उस कोने पे बैठ गया जाके, ठीक है ना, कैमरे में वो नज़र ही नहीं आ रहा। अब वो जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, वो इंडेक्सिंग में तो कभी भी नहीं आएगा, वो नज़रों में तो कभी भी नहीं आएगा कि वो अच्छा स्टूडेंट है। सो आपकी वेबसाइट को अच्छा होने के लिए सबसे पहले क्या है कि वो क्रॉलेबल हो। अगर आपकी वेबसाइट क्रॉलेबल ही नहीं है तो इंडेक्सिंग ही नहीं हो सकती उसकी। और अल्टीमेटली हमें
क्राउलिंग नहीं चाहिए, हमें इंडेक्सिंग चाहिए। हमें तो ये चाहिए ना कि हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो। आप कभी लिखते हो ना सजेशंस, वो सजेशंस इंडेक्स है, वो सजेशन ही इंडेक्स है। जब आप टाइप करते हो तो 6 लाइनें लिखी हुई आ जाती हैं। बेसिकली वो क्या किया हुआ है, गूगल ने इंडेक्स किया हुआ है। वो वाली इंडेक्सिंग है जो एसईओ की बेसिस पर हुई है, कि जो बहुत ज्यादा लोग काम करने लगे हैं और उन्होंने उनको टॉप पे कर दिया। ठीक हो गया। अब आगे क्या कह रहा है जी, टुडे हाउएवर टेक्निकल एसईओ encompasses any technical processes that can improve search visibility। अब वो कह रहा है कि आपकी सर्च विजिबिलिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रॉलेबल होगी। कहता है अब ये टेक्निकल एसईओ क्या है, कहता है जी टेक्निकल एसईओ ये है कि आपने ये करना कैसे है। ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट को क्रॉलेबल और इंडेक्सेबल कैसे बनाना है, क्या करना है आपने। कहता है जी इसके लिए मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं जी, साइट आर्किटेक्चर, कि आपकी वेबसाइट बनी कैसे रही है। ठीक है ना, साइट आर्किटेक्चर क्या है कि एक प्रॉपर साइट आर्किटेक्चर हो कि भाई ये होम पेज है, होम पेज के ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग आ रही है, ये साइट आर्किटेक्चर भी आता है H1 से लेकर H6 तक, इमेजेस प्रॉपरली लगे हों। ठीक है, ये साइट आर्किटेक्चर है कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी आर्किटेक्चर हुई हो। इसमें बिल्कुल रोल नहीं है एसईओ वाले का बनने का, नहीं है ना, वेब डेवलपर का रोल है। हाँ, आपने उसे गाइड करना है। उसके बाद क्या कहता है जी, XML साइट मैप्स। आपने ये अभी हमने आगे जाके पढ़ना है कि अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है। साइट मैप क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं किसी को नक्शा बनाकर दे दूँ कि भाई तुमने यहाँ से अनारकली कैसे जाना है, तो हमने अपनी वेबसाइट का एक साइट मैप बनाकर दे दिया गूगल को। तो कहते हैं जब आप अपनी पूरी वेबसाइट बना लोगे, इसमें आपने कोई एफर्ट नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर मिलेंगे। हम सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखेंगे, वो साइट मैप की फाइल बनाएगा और आपसे कहेगा इसे अपलोड कर दो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या कह रहा है जी, साइट स्पीड, ये बहुत अहम चीज़ है। कहते हैं अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड ही स्लो है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, टेक्निकल एसईओ में आ रही है। ठीक है, अभी हम ऑन साइट एसईओ कर रहे थे, इमेज को ऑल्ट का टैग लगा रहे थे, अब हम क्या कह रहे हैं, हम टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं। कहते हैं अगर आपकी वेबसाइट इतनी स्लो है कि एक यूज़र आया और उसका एक्सपीरियंस ऐसे खड़ा हुआ है, मैं वेट ही करी जा रहा हूँ, वेबसाइट ही नहीं खुल रही। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के बाद वेबसाइट चेंज कर लूँगा। जितनी अच्छी मर्जी वेबसाइट हो, खुली नहीं। तो सबसे अहम चीज़ क्या है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम वेबसाइट की स्पीड देख सकते हैं। स्पीड मैट्रिक्स लिखिएगा तो स्पीड मैट्रिक्स की एक वेबसाइट आएगी, उसमें जाकर वेबसाइट का नाम लिखें तो उसमें आपको ग्रेडिंग करके दे देगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। स्पीड मैट्रिक्स आगे चलकर देखेंगे हम इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डुप्लीकेट कंटेंट। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट हैक ना हो सकती हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखते हैं ना यहाँ URL लिखा होता है, वहाँ पर अक्सर काला सा बना हुआ आ रहा होता है, तो वो SSL अप्लाइंग वेबसाइट्स होती हैं। आजकल वो ये कहता है कि आप जब भी अपनी डोमेन परचेज करो, होस्टिंग परचेज करो, साथ आपने SSL भी बाय करनी है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके URL पे हैकर्स के अटैक नहीं हो सकते, यानी कि बहुत कम हो जाता है। तो कहते हैं ये आपने लाजमी लेना है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये लॉक नहीं बना होता, ठीक है, कुछ भी नहीं बना होता, इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास SSL है, ठीक है, नहीं है, तो वो हैक होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपके पास SSL नहीं है तो ये भी एक लो फैक्टर है एसईओ का, यानी वो आपको एक फैक्टर में यूं क्रॉस लगा देता है, कहता है भैया आपके पास तो SSL ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी तो वेबसाइट रिलायबल ही नहीं है। मैं कैसे यूज़र से कहूँ कि इसको अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पे खोल लो, अगर उसके कंप्यूटर में आपकी वेबसाइट से वायरस आ गया तो। ठीक है, सो आपको SSL अपनी वेबसाइट पे जरूर लगवानी है पहले दिन से। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। अब यूज़र एक्सपीरियंस में क्या चीज़ आ जाती है जी, यूज़र एक्सपीरियंस में एक बंदे ने वेबसाइट खोली, जैसे ही खोली ना उसको एक टेक्स्ट नज़र आया, वेबसाइट खुल रही है, जैसे ही उसने यूँ किया, माउस पकड़ाना है एक बटन के ऊपर, जैसे ही माउस टच करने लगा तो यूँ करके नीचे चला गया। ठीक है, थोड़ी देर वो देखता रहा कि क्या मैजिक हो रहा है। उसके बाद उसने देखा एकदम जो है ना वो स्लाइडर आ गया, वो ऐसे होता है ना वेबसाइट, चीज़ें एडजस्ट हो रही होती है ना खुलने के दौरान। ये है यूज़र एक्सपीरियंस। ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा यूज़र एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं होना, यानी ऐसे ही होना चाहिए कि जो चीज़ ऊपर है पहले वही नज़र आए, जो उसके बाद है वो नज़र आए। ये सारी चीज़ें हमने डेवलपर को बतानी होती है, ये है यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, बस बाकी की चीज़ें मुश्किल वाली हैं, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहीं से अगला लेक्चर शुरू करेंगे।